हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है द लिविंग वर्ल्ड। ये जो मेरा पूरा का पूरा लेक्चर होगा ये कम्प्लीटली बेस्ड ऑन रहेगा किस पे? एक तो नीट पे, एक तो बोर्ड पे और एक तो ओलंपियाड पे। तो आइए शुरू करते हैं। इस चैप्टर में जो हम सबसे पहले पढ़ेंगे वो है व्हाट इज़ लिविंग, कि लिविंग चीज़ें क्या क्या होती है और हमने किन बेसिस पे करेक्टराइज किया कि ये चीज़ लिविंग है और दूसरी वाली चीज़ लिविंग नहीं है। ठीक है। देन हम इसमें टैक्सोनॉमी पढ़ेंगे कि टैक्सोनॉमी होती क्या है और उसके टाइप क्या होते हैं, और फिर उसके बाद हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लास्ट में टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके टाइप के बारे में पढ़ेंगे, और इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं शुरू से वंस ऑन। जैसे कि हम जानते हैं कि हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 डिफाइनिंग फीचर पे करेक्टराइज किया है। नंबर 1 ग्रोथ, नंबर 2 रिप्रोडक्शन, नंबर 3 मेटाबॉलिज्म, नंबर 4 एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग, नंबर 5 इंटरेक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। इसमें हमारा सबसे पहले फीचर आता है ग्रोथ। पर याद रखना ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। क्यों? क्योंकि जो लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो दोनों ही ग्रो करते हैं। एनसीईआरटी ने हमें एक लाइन बताई है कि ग्रोथ के ट्विन करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। वो कौन कौन सी होती है? एक होती है इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल। अगर ये दोनों चीज़ों बढ़ रही है तो इसका मतलब ग्रोथ हो रही है। एक चीज़ याद रखना कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ इनसाइड से होती है बाय सेल डिवीजन, और जो भी नॉन लिविंग थिंग होती है उनमें ग्रोथ आउटसाइड से होती है। आउटसाइड से मतलब कैसे? जैसे कि कोई एक रेत का टीला है, उसमें हवा के कारण और रेत जमा होगी। अगर और रेत जमा हो रही है तो उसमें इंक्रीज इन नंबर ऑफ पार्टिकल हो रहा है। ठीक है, अगर पार्टिकल में इंक्रीज हो रहा है तो उस रेत के टीले की लेंथ बढ़ेगी। अगर लेंथ बढ़ गई तो वो रेत की टीले में भी ग्रोथ मानी जाएगी। ठीक है, इसीलिए हम ग्रोथ को डिफाइनिंग फ्यूचर नहीं लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म में और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में दोनों में ग्रोथ पाई जा रही है। तो हम कैसे मान लें इसको डिफाइनिंग फ्यूचर? ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा। और जो हमारा नेक्स्ट फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो है रिप्रोडक्शन। अब आप बोलेंगे सर ये तो होना चाहिए डिफाइनिंग फीचर, पर बच्चा लोग ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है। क्यों नहीं है? देखो, आपको पता ही होगा कि जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। ठीक है, पर यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म में कुछ एक्सेप्शन आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल वर्कर बी, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल और म्यूल्स। इसीलिए हम रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग फ्यूचर नहीं लेते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। अब जो अपना नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो है मेटाबॉलिज्म। तो हम मेटाबॉलिज्म को डिफाइनिंग फ्यूचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में लेते हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने हुए हैं। और आपको ये भी पता होगा अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने हुए हैं तो उसमें बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं। अगर हम वही बात करें, नॉन लिविंग की बात करें, वो तो सेल फ्री सिस्टम होती है, उसमें तो सेल होते ही नहीं हैं, तो वो कहाँ से मेटाबॉलिज्म रिएक्शन करेगी? इसीलिए हम इसको डिफाइनिंग फ्यूचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में रखते हैं। और जो पहले दो थे उनको क्यों नहीं रखते हैं? क्योंकि उन दो में बहुत सारी एक्सेप्शन थी। अब आते हैं अपने लास्ट करेक्टरिस्टिक जो है वो है कॉन्सियसनेस। ये हमारी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने बारे में अवेयर होते हैं और साथ ही में अपने सराउंडिंग के बारे में अवेयर होते हैं, और यही प्रॉपर्टी नॉन लिविंग के पास होती ही नहीं है। इसीलिए हम कॉन्शियसनेस को डिफाइनिंग फ्यूचर लेते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। अब हम डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड पढ़ेंगे।
डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड वाले पेज में बस इतना ही दिया है कि उसमें सबसे पहले हमें बताया कि बायोडाइवर्सिटी होती क्या है। आपको पता होगा कि बायोडाइवर्सिटी होती क्या है, लिविंग फॉर्म वैरायटी। और इसमें एक और चीज़ का मेंशन किया गया है कि शायद से पेपर में आ सकती है ये चीज़ भी, कि टोटल नंबर ऑफ नॉन स्पीसीज कितनी है, यानी कि आज तक हमने कितनी स्पीसीज ढूंढ ली है, वो है 1.7 से 1.8 मिलियन। और हर साल इसमें कुछ ना कुछ नंबर ऐड होता ही रहता है, क्योंकि हम हर साल कुछ ना कुछ नई स्पीसीज ढूंढते ही रहते हैं। तो अब हम नोमेनक्लेचर पढ़ने वाले हैं कि कैसे किसी भी एनिमल को, कैसे किसी भी स्पीसीज को बायो में नेम देते हैं। तो जो नोमेनक्लेचर पढ़ने वाले हैं इसके भी 3 टाइप होते हैं, ठीक है, जो कि है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। ये 3 टाइप के नोमेनक्लेचर हैं, ठीक है। पेपर में बस आपका एक नोमेनक्लेचर से ही क्वेश्चन आएगा, वो है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर से, ठीक है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर टर्म किसने दी थी, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका आंसर है कार्ल लिनियस, ठीक है। तो आइए अब हम पढ़ते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में और इसके कुछ रूल। सबसे पहले आपको इसमें ये पता होना चाहिए कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया किसने, तो इसका आंसर क्या है, कार्ल लिनियस। अब हम पढ़ते हैं कि इसमें होता क्या है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में। इसमें होता तो कुछ है नहीं, पर इसमें हम बस किसी भी स्पीसीज को नाम देते हैं। जो भी हमने उस स्पीसीज को नाम देते हैं वो 2 वर्ड से मिलकर बना होता है, जिसमें उसका पहला वर्ड जीन को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा वर्ड स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में अब हम कुछ रूल पढ़ने वाले हैं, तो आइए पढ़ते हैं। वो रूल हमारे कुछ इस टाइप के हैं। सबसे पहला जो हमारा रूल है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का, कि जो भी आप नई स्पीसीज ढूंढे हो उस स्पीसीज का नाम खाली 2 वर्ड से मिलकर बना होना चाहिए, जिसमें पहला वर्ड उसके जीन को रिप्रेजेंट करता हो और उसका दूसरा वर्ड उसके स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता हो। और सेकंड रूल ये कहता है कि जो भी आपने उस स्पीसीज को नाम दिया है, जो उसके दोनों वर्ड हैं, या तो वो इटालियन में लिखे होने चाहिए या तो अंडरलाइन लिखे होने चाहिए, अगर आप इटालियन में लिख नहीं सकते हो तो, ठीक है। अब पढ़ते हैं थर्ड रूल क्या है। थर्ड रूल ये कहता है कि जिसको आपने नाम दिया है उसका पहला वर्ड जो जीन को रिप्रेजेंट करता है वो हमेशा कैपिटल में लिखा होना चाहिए, और जो सेकंड वर्ड स्पीसीज है वो हमेशा स्मॉल में लिखा होना चाहिए। तो हम ना 5th रूल पढ़ते हैं। 5th रूल बस यही कहता है कि जो भी आप नाम दोगे वो ऐसा नाम देना है कि उसकी तरह पहले से ही कोई और नाम इस दुनिया में ना हो, ठीक है।